आज का टॉपिक है हिटलर की गृह नीति। जैसा हमने देखा था पहले कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर ने पूरे संसदीय तरीके से सत्ता हस्तगत की और वो जर्मनी का अधिनायक बन बैठा। उसके बाद उसकी जो गृह नीति थी, उसने जर्मनी का उत्कर्ष करने के लिए, जर्मनी को सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अपनी गृह नीति अपनाई। उस गृह नीति में का सबसे पहला पॉइंट है, उसने अधिनायक तंत्र की स्थापना की। हिटलर ने एक दल और एक नेता का स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया। केंद्रीय लोकसभा अब भी विद्यमान थी। प्रारंभ में जब वाइमर गणतंत्र था और संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ थी, तो जो लोकसभा बनी हुई थी वो उसको उसने भंग नहीं की। लोकसभा अब भी विद्यमान थी, किंतु उसके सारे सदस्य जो थे वो नाजी दल के ही थे। लोकसभा के अधिवेशन नियम पूर्वक किए जाते थे। इन अधिवेशनों में उन सदस्यों की केवल सहभागिता रहती थी। वहाँ पर जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते थे उनका वो अनुमोदन करते थे और उनको कानून का रूप देना मात्र उनका उद्देश्य होता था। हिटलर तो स्वयं लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था, अतः उसने नाजी दल को छोड़कर जर्मनी में और जितनी भी पार्टियां थी उन सबको कुचल दिया। लोगों के नागरिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी। श्रमिकों के जो संघ थे उन्हें भी समाप्त कर दिया। उनकी संपत्ति उसने जब्त कर दी। उसने एक नया श्रमिक संघ बनाया। उसका जो अध्यक्ष था वो एक नाजी दल का नेता था। शिक्षणालय जितने भी थे, जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, उन पर नाजी दल का नियंत्रण स्थापित हो गया। लोगों का अगर जरा से भी किसी व्यक्ति पर संदेह हो जाता था तो हिटलर उनको जेल में डाल देता था। 1934 में उसने 70 सदस्यों को गोली मारकर सिर्फ इसलिए हत्या करवाई थी कि वो लोग हिटलर से मतभेद रखते थे। तो उसने पूरे के पूरे जर्मनी में अधिनायक तंत्र की स्थापना कर दी थी। दूसरा पॉइंट देखिए, गुप्तचर व्यवस्था का उसने जाल बिछा दिया था, क्योंकि उसने स्वयं सत्ता को एक तरह से षड्यंत्र के माध्यम से ही हस्तगत किया था। कई लोग उसके विरोध में भी थे, तो लोग विरोध कर कर उसकी सत्ता को पलट ना दे, इसलिए उसने गुप्तचरों का एक जाल बिछा दिया था। गुप्तचर पुलिस व्यवस्था का जो प्रधान था वो हेनरिश हेमलर था, जो कि अत्यधिक नृशंस व्यक्ति था। जरा सा भी किसी पर शक होने पर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी। छोटी से छोटी भी अगर कहीं पर कोई सभा हो रही होती थी, कोई लोग संगठित हो रहे होते थे, 2-4 लोग बात कर रहे होते थे, तो उनको भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था और इस तरह से उन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट देखिए, दमन के साधन। हिटलर ने दमन के जिन अमानवीय साधनों का प्रयोग किया उनका हम वर्णन करना भी मुश्किल है। हमें उससे भय सा लगने लगता है कि किस तरह से उसने लोगों के प्रति बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया। गेस्टापो जो थे, किसी भी व्यक्ति का नाजी विरोधी होने पर या उसको संदेह मात्र होने पर उनको कंस्ट्रक्शन कैंप में डाल दिया जाता था। उन लोगों को कई कई दिन तक खाना नहीं दिया जाता था। सर्दी में भी कम कपड़े पहनने को दिए जाते थे। साथ ही इन लोगों से 12-12, 14-14 घंटे लगातार काम करवाया जाता था। कई बार इनको ये आदेश दिया जाता था कि ये किसी भी वस्तु को एकटक देखते रहें। अगर वो व्यक्ति जरा सा भी हिलता था तो उसे और कठोर सजा दी जाती थी। कभी कभी जबरदस्ती उनको दौड़वाया जाता था। तेज गति होने पर कम गति करने को कहा जाता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो दमन के जितने भी साधन थे वो हिटलर ने प्रयोग में लिए ताकि लोग जो हैं उसके विरुद्ध किसी भी तरह का विद्रोह नहीं कर सके। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि उसने लोगों में नाजी दल का भय और आतंक स्थापित कर दिया ताकि लोग उसका विरोध नहीं कर सके और उसकी नीतियों को फॉलो करते रहें। नेक्स्ट देखिए, यदि यहूदियों और रोमन कैथोलिकों का भी दमन। उसने यहूदियों और रोमन कैथोलिकों का भी दमन किया। शासन की लगाम अपने हाथ में आते ही
हिटलर ने 1 अप्रैल 1933 को हिटलर ने यहूदियों को दमन करने के लिए एक कठोर कानून बनाया। यहूदियों को सबसे पहले उसने मताधिकार से वंचित कर दिया, राजकीय पदों से वंचित कर दिया, शिक्षणालयों में उनके प्रवेशों को बंद कर दिया। यहूदियों की प्रत्येक गतिविधि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। फलस्वरूप कई यहूदी जो थे वो लोग जर्मनी छोड़कर ही चले गए थे। यहूदी की परिभाषा देते हुए उसने कहा कि जिसने गत 3 पीढ़ियों में किसी यहूदी से विवाह किया है अथवा जर्मनी के विरोध में कोई देशद्रोहात्मक कार्य किया है, उस व्यक्ति को हम यहूदी समझेंगे। इसी तरह रोमन कैथोलिक, क्योंकि रोमन कैथोलिकों ने भी हिटलर की गतिविधियों का, हिटलर की नीतियों का विरोध किया था, तो वो उसके भी खिलाफ हो गया और उन लोगों की भी, उनको भी उसने जेलों में ठूस दिया, उनकी राजनीतिक पार्टी का उसने अंत कर दिया। तो यहूदियों और रोमन कैथोलिकों का भी उसने दमन किया। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी का नाजीकरण। हिटलर ने अपने शासनकाल में जर्मनी का पूर्ण नाजीकरण कर दिया। बालक बालिकाओं को आरंभ से ही नाजीवाद के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाने लगी। हिटलर ने पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय को नाजीवाद के प्रचार प्रसार का साधन बनाया। छात्र छात्राओं को युद्ध के महत्व को समझाया गया। अंकगणित के जो सवाल किए जाते थे उसके अंदर बम के आकार को या अन्य किसी सामग्री को जो कि अस्त्र शस्त्र से संबंधित